चलिए, सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम क्लास 11th इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी नाम की किताब का चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसमें हम जो टॉपिक था कल्चर के डायमेंशंस के बाद, दैट इज़ एथनोसिटी, एथनोसेंट्रिज्म, वो बुक में तो एक सब्जेक्ट की मर्यादा के तहत ही था। हम उसे कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट के नज़रिए से एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में अंडरस्टैंडिंग में लेके आ रहे हैं। कल भी इसके ऊपर लेक्चर हुआ था, आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको एथनोसेंट्रिज्म ये कंसेप्ट बताया कि समनेर के मुताबिक इसकी क्या डेफिनेशन थी और एक्चुअली में इसके क्या एग्जांपल्स हैं। आज हम इसे एक डिफरेंट एंगल से समझेंगे कि इंडियन कंज्यूमर जो है उसकी अप्रोच एथनोसेंट्रिक हो रही है या नहीं। इसको लेकर के जो क्रिटिक्स हैं, इंडियन कंज्यूमर की एथनोसेंट्रिक अप्रोच को लेकर के जो क्रिटिक्स हैं वो क्या नज़रिया रखते हैं। रिसर्च स्टडीज़ इसको लेकर के हुई, यानी कि इंडिया में एथनोसेंट्रिज्म का लेवल क्या है, उस कंसेप्ट के वाया हम आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ों को हम इसके साथ जोड़ करके समझाएंगे। ठीक है महक, समझे बेटा? पहले सरल भाषा में समझ लेते हैं कि एथनोसेंट्रिज्म ही क्या कहता है। एथनो और सेंट्रिज्म, एथनो और सेंटर दो शब्दों से मिलकर के बनता है। कहता ये है कि आपका एथनिसिटी मतलब आपकी नस्ल, आपसे नस्ल से जुड़े हुए संस्कृतियाँ, आपका खान पान, आचार व्यवहार, उठना बैठना, रहना सहना, कपड़ा लत्ता सब बेहतर है, तो यानी कि आपका कल्चर ही बेहतर है, वो सेंटर में है, वो नेचुरल है। बाकी सभी कल्चर्स उसके साथ अलाइन करें, उसके साथ एसिमिलेट हो जाएं, उसके साथ ही रेट किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग रैंक होना है उन्हें। तो उसके अकॉर्डिंग ढल गए तो ठीक है, और उसके पैमाने, ये मेन जो कल्चर है इसी को पैमाने पे रख के बाकियों को उसके साथ इवेलुएट किया जाएगा। यानी कि ये एक सुपीरियर कल्चर है और बाकी सभी इन्फीरियर कल्चर हैं, अननेचुरल हैं। इस तरह का सिस्टम हमने कल कई एग्जांपल्स के थ्रू समझा। आज हम आगे बढ़ते हैं। एथनोसेंट्रिज्म की बात करें तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में, हम इसे इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर डिस्कस करें, भारत में ब्रिटिश पीरियड के समय में एक ख़ास मुहिम शुरू हुई, दैट इज़ द स्वदेशी मूवमेंट। तो भारत में स्वदेशी का प्रचार बड़े पैमाने पर हुआ 1905 में। आपको बता देना चाहता हूँ, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, उन्होंने बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और उसी के ख़िलाफ़ इंडियंस ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया। और वो प्रोटेस्ट ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका यहाँ पर जो मेन शक्ति का आधार है, वो आधार उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम उनके द्वारा दी जा रही सर्विसेज को ना लें, अगर हम उनके द्वारा दी जा रही बेची जा रही गुड्स को ना परचेज़ करें, तो उनका इकोनॉमिक बेस यहाँ ख़त्म हो जाएगा और फिर वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाएंगे, वो उखड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो उसका अल्टरनेटिव हमें यूज़ करना है, यानी कि हमें ब्रिटिश सर्विसेज के बजाय इंडियन सर्विसेज, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हैं, चाहे लॉयर्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, कोई भी हैं, हमें इंडियन सर्विसेज लेनी है। और दूसरी तरफ हमें इंडियन गुड्स परचेज़ करनी है, ब्रिटिश गुड्स नहीं। हमें स्वदेशी की तरफ जाना है। तो इसे ही कहा गया दैट बी इंडियन बाय इंडियन, बाय इंडियन ही लिखा है, हाँ, बी इंडियन बाय इंडियन कंसेप्ट रहा। एक स्वदेशी का कंसेप्ट भारत में तब से आगे तक रहा। समय आगे बढ़ा और देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इंडिया ने, क्योंकि पिछले 200 बरस तक, 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल इम्पैक्ट को झेला था, उस एक्सप्लॉयटेशन को फेस किया था, इसकी वजह से इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में एक प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी रखी। इंडिया ने 1950 से ऑनवर्ड 1991 तक प्रोटेक्शनिज़म को ज़्यादा सपोर्ट किया, यानी कि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को क्लोज़ रखा। उस लेवल पर ट्रेड एंड कमर्शियल एक्सचेंज नहीं होते थे इंटरनेशनल वर्ल्ड से। मेजॉरली इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ थी, मिनरल और रिसोर्सेज पर जो कंट्रोल था, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, ये स्टेट कंट्रोल्ड था, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था। मेन सेक्टर्स सभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। उसको हेल्प करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास थी, लेकिन मेजॉरिटी सेक्टर्स स्टेट के पास थी, गवर्नमेंट कंट्रोल थे। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आपको आना होता था तो लाइसेंसेस आपको लेने पड़ते थे। वो लाइसेंस मिलने के बाद ही आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर पाते थे, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर पाते थे। मतलब बड़े पैमाने पर जो विदेशी निवेश है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको
डिनाई किया गया, उनको मना किया गया। लेकिन समय बदला। 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन LPG का दौर आया, और इस दौर के तहत उस समय में देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। और इस दौर में इंडिया ने अपनी इकॉनमी को ओपन किया, लिबरलाइज़ किया, प्राइवेटाइज़ किया और ग्लोबलाइज़ किया। इसके बाद इंडियन रिटेल सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स FDIs आने शुरू हुए। 2006 तक इंडिया के रिटेल सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 51% तक हो चुके थे किसी एक प्रोडक्ट में भी, जैसे कि सिंगल रिटेल सिस्टम के तहत। जैसे कि अगर आप नाइकी हैं या एडिडास हैं, कोई एक चीज़ में अगर आप एंटर करते हैं तो 51% तक हुआ, बाद में वो 100% तक हुआ। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो रिटेल सेक्टर में कैश एंड कैरी फॉर्मेट सिस्टम है, यानी कि जो होलसेलर्स हैं इंडिया के, वो तो उन FDIs से जाकर के सामान परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो FDIs सीधे सीधे रिटेल में नहीं हैं। जैसे कि अगर आप बेस्ट प्राइस में जाते हैं, जो कि वॉलमार्ट के साथ एसोसिएशन में है, अगर आप जैसे कि मेट्रो में जाते हैं, इस तरह के किन्हीं भी मॉल्स में आप जाते हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि वहाँ पर आपको एक कार्ड बना करके दिया जाता है, और उसका पर्पस ये रहता है कि आप किसी ना किसी, आपके पास कोई शॉप हो, आपके पास कोई फैक्ट्री या कोई पंप वगैरह है, कुछ भी है, फिर आपका कार्ड बन जाता है। हर पर्सन की वहाँ एंट्री नहीं होती, यानी कि वहाँ ये अज्यूम कर लिया जाता है कि आप कोई रिटेल कस्टमर नहीं हैं, आप होल सेलर हैं, और आप आगे जा कर के शॉपकीपर्स को वो सामान देंगे और वो फर्दर आगे नॉर्मल कस्टमर्स को बेचेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हमारे बढ़े। आज के समय में दौर ग्लोबलाइजेशन का है। आज आपकी इकोनॉमी बच नहीं सकती। आज इंटरनेशनली अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल एक्सचेंज है ह्यूमन मैन का, गुड्स का, सर्विसेज का, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, इन सब चीज़ों का आज बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सचेंज है। इंडिया भी इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह के जब कल्चरल और ट्रेड कमर्शियल एक्सचेंजेस ग्लोबल लेवल पर हो रहे हैं, ऐसे में कोई मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका ये रिसर्च मैटर बन जाता है कि ऐसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंडियन कस्टमर का बिहेवियर क्या है, अप्रोच क्या है, क्या वो किन्हीं रीजंस की वजह से एथनोसेंट्रिक हो रहा है या उसका एटीट्यूड कॉस्मोपॉलिटन है। एथनोसेंट्रिक यदि है तो उसे वो जब स्टडी करते हैं तो ये देखने की कोशिश की जाती है कि कोई कंट्री के कस्टमर्स किन किन कारणों से, किन किन रीज़न से एथनोसेंट्रिक होते हैं। ओके, अब उन्हीं फैक्टर्स को हम समझेंगे मनसीरत, अलग अलग फैक्टर को समझेंगे कि किन किन आधार पर एथनोसेंट्रिक अगर एटीट्यूड है तो वो किन किन आधार पर है। हमने इसे डेमोग्राफिक एंटीसीडेंट्स एंड सोशो साइकोलॉजिकल एंटीसीडेंट्स में बांटा है। और डेमोग्राफिक एंटीसीडेंट में सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑफ एज ऑन कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। देखिए, स्टडी जब की गई, रिसर्च जब की गई, तो ये पाया गया कि कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म को प्रभावित करता है एक फैक्टर, वो है एज। उसमें बताया गया है कि जो ओल्ड एजेस यहाँ पर मतलब पुरानी एजेस नहीं है, जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन है, वो एक लेवल पर कंजर्वेटिव एटीट्यूड ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। सेकेंड एस्पेक्ट, उनमें पैट्रियोटिज्म का लेवल भी अधिक रहता है। थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, पैट्रियोटिज्म का भी उनके अंदर एक्सपोजर अधिक होता है, उनमें अंदर फीलिंग ज़्यादा होती है। कंजर्वेटिव इसलिए ज़्यादा बता दिया जा सकता है कि उनकी रूट्स काफ़ी ट्रेडिशनल होती हैं, यानी कि जल्दी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते। इस बेसिस पे आप उन्हें कंजर्वेटिव कह सकते हैं। यहाँ पे अच्छा या बुरा नहीं कहा जा रहा है, एक टेंडेंसी बताई जा रही है उनकी। और पैट्रियोटिज्म का रीज़न ये रहता है कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई होती है, या तो इन्होंने उसको विज़िट किया होता है, या अगर विज़िट नहीं किया होता है तो वो
बहुत ही फ्रेश होती है उनकी मेमोरी में, क्योंकि रिसेंटली हुई होती है। ये रीज़न भी है कि नेशन बिल्डिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, और वो ख़ास तरह का इंटरेस्ट होता है जिसमें इन्हें ये होता है कि हम स्वयं से अपने देश का विकास करेंगे। क्योंकि जो इन्हें आत्मगौरव होता है अपने देश को लेकर के, जो एक सेल्फ प्राउड इनके अंदर डेवलप होता है, वो ये होता है कि हम किसी की मदद के बिना इसका विकास कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बड़ा लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा थ्रेट कि विदेशी ताकतों को पुनः वापस एंटर नहीं करने देना है, ताकि वो फिर से हमें उसी ही स्टेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में ना झोंक दें। ये सारे रीजंस रहते हैं। तो ओल्ड एज को एक फैक्टर बताया गया है कि उन पॉपुलेशंस में या पॉपुलेशन के उन सेगमेंट में कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म अधिक पाया जाता है, यानी कि वो एथनोसेंट्रिक होते हैं अपने देश को, अपने देश के प्रोडक्ट्स को लेकर के, उस देश की गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के, एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री से मिल रही सर्विसेज और गुड्स को ले के कंपैरिजन में। आई बात समझ में? दे आर मोर एथनोसेंट्रिक, मतलब इनकी ओरिएंटेशन ज़्यादा अपने देश और उससे जुड़े पदार्थों की तरफ होती है। और आप ये प्रैक्टिकली अपनी फैमिलीज़ में हो सकता है नोटिस भी करते हों। ये हमने एक फैक्टर बताया, लेकिन यही ओल्ड एज पॉपुलेशन के साथ और भी बहुत से अभी फैक्टर जुड़ेंगे, बट हमने एक फैक्टर की बात की। एज़ कम्पेयर टू दिस एज फैक्टर, जो यंगस्टर्स होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, वो ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं चेंजेस को लेकर के। तो इसी वजह से कहा जाता है कि उनका एटीट्यूड थोड़ा लिबरल रहता है, और चेंजेस को लेकर के रिसेप्टिव हैं, तो हमने कहा कि वो लिबरल हैं। और ये कंजर्वेटिव कम होते हैं। कारण उसका एक ये भी बताया है कि इनमें जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको विज़िट इन्होंने नहीं किया होता, और उसकी मेमोरीज़ भी बहुत ओल्ड हो चुकी होती हैं, वो प्रॉपरली इन तक कम्युनिकेट नहीं करता। तो आज़ादी एक इतना बड़ा बेस नहीं रह जाती इनके बीच। इनको ऐसा लगता है कि देश आज़ाद ही था। तो एजुकेशन के वाया, स्कूल्स के वाया, डिफरेंट प्रोग्राम्स के वाया, पैम्फलेट्स और डिफरेंट लिटरेचर के वाया इन जनरेशन्स को अवगत कराया जाता है कि आज़ादी कैसे हासिल की गई, आज़ादी का क्या महत्व है। इन चैप्टर्स का यही एक इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी किताबों में, कि आपको पता रहे कि जूझना किसे कहते हैं, संघर्ष क्या होता है, स्वतंत्रता का संग्राम क्या था, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके देश के वो जो मूल्य थे और सिद्धांत थे, वो वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स आने वाली जनरेशन्स में इंस्टिल होते रहें। क्योंकि उन्हें किसी भी समय में ये समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। ना भी समस्याएं झेलनी पड़ें, देश और समाज के टेम्परामेंट को ये नई जनरेशन समझ पाए, ये समझ पाएँ कि ओल्ड जनरेशन्स, ओल्ड पीपल इस तरह का कंजर्वेटिव एटीट्यूड क्यों रख रहे हैं, वो उनमें किस खास तरह का एक थ्रेट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को लेके या फॉरेन एसोसिएशंस को लेकर के, वो क्यों इस तरह का कंजर्वेटिव एटीट्यूड रख रहे हैं। जब तक हम इन लोगों को सक्षम नहीं करेंगे कि वो ओल्ड सेक्शन की इन इमोशंस को, इन प्रैक्टिसेस को, इन एक्सप्रेशंस को समझें, तब तक हम समाज में कभी भी इंटीग्रिटी नहीं ला सकते। यानी कि समाज को जोड़े रखने के लिए एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के साथ जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो पिछली पीढ़ी है उनको थोड़ा सा सजग बनाया जाए नए परिवर्तनों के लिए, और जो नई पीढ़ी है उन्हें थोड़ा सा कंड्यूसिव किया जाए कि क्यों पुरानी पीढ़ी इतनी रिलक्टेंट है इन फैक्टर्स के प्रति। इस तरह से समाज में हम एक हारमोनियस कैरेक्टर बनाए रखते हैं, और पीढ़ी से पीढ़ी के बीच में गैप तो हो सकता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट हम ख़त्म करते हैं। कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, इससे सोसाइटी हारमोनियसली वर्क करती रहती है। आई बात समझ में? लेकिन हाँ, ये जो यंग एज सेगमेंट होता है ये रिसेप्टिव होता है ग्लोबलाइजेशन को, ये रिसेप्टिव होता है ग्लोबल प्रोडक्ट्स के लिए, ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, क्योंकि इनका एक्सेस ज़्यादा है टेक्नोलॉजी पे, इनका एक्सेस ज़्यादा है नए गैजेट्स पे, और इनका एक्सेस ज़्यादा है नए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस पे। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिक यूज़ करते हैं। इसके बाद ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांस नेशन कम्युनिकेशंस करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए ये उनके प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो ये उनके प्रति कंफर्टेबल रहते हैं, ये रिसेप्टिव रहते हैं। आई बात समझ में? इसलिए मेजॉरली इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं
चाहे वो शूज़ में बात करें या शर्ट्स में या टी शर्ट्स में, फ्लोटर्स में, चाहे मोबाइल में बात करें, एलईडीज़ में बात करें, चाहे कार, बाइक और किसी भी तरह की चीज़ों में बात करें, आप जब एडवर्टीज़मेंट देखेंगे तो मेजॉरली उसमें यंगस्टर्स को टारगेट किया जाएगा। या तो कई तरह की एडवर्टीज़मेंट में टीनेजर्स रहेंगे, कई तरह की एडवर्टीज़मेंट में 20-30 ईयर्स और कईयों में 30 to 40 मिडल एजेस सेगमेंट होंगे। चाहे वो कार की ऐड हों, एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक छोटा सा बच्चा होगा, फैमिली कार है तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में दिखा दी जाएगी। और अगर ज़्यादा रेसर बाइक या रेसर कार है तो फिर वो यंगस्टर्स को दिखा दिया जाएगा। खाने पीने के आइटम्स में भी आप देखेंगे हमेशा से बच्चों को ही प्रधानता दी जाती है, चाहे वो मैगी की ऐड है, चाहे वो किन्हीं भी और फूड प्रोडक्ट्स की ऐड है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड हैं उनमें भी यंगस्टर्स को ही प्रधानता दी जाती है। तो एडवर्टीज़मेंट वर्ल्ड बड़े पैमाने पे कल्चर को अफेक्ट करता है और इफ़ेक्ट करता है। ये मैंने बताया आपको, मैंने ये समझाया था कि एक कल्चरल लैग है। हमने कल्चरल लैग का टॉपिक पढ़ा था। हमने देखा था कि मटेरियल डायमेंशन बहुत तेज़ी से बदलता है, लेकिन नॉन मटेरियल डायमेंशन उतनी तेज़ी से कोप अप नहीं कर पाता है मटेरियल डायमेंशन के साथ। तो फिर ये जो गैप आया, ये जो मटेरियल डायमेंशन है और ये जो नॉन मटेरियल डायमेंशन है, ये जो गैप है इनके बीच में, ये कौन फिल करता है? ये एडवर्टीज़मेंट वर्ल्ड। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है एडवर्टीज़मेंट वर्ल्ड का। वो इस नॉन मटेरियल डायमेंशन को नॉन मटेरियल डायमेंशन ऑफ द कल्चर, दैट इज़ द कॉग्निटिव डायमेंशन एंड द नॉर्मेटिव डायमेंशन, इसे प्रिपेयर करता है मेंटली, इसको अट्रैक्ट करता है उस मटेरियल डायमेंशन की ओर, इसको कई तरह के बेसिस प्रोवाइड करता है, आधार देता है कि इस नॉन मटेरियल डायमेंशन को भी ये फील हो कि हाँ हमें ज़रूरत है इस मटेरियल डायमेंशन की। तो इन्हें यहाँ तक का सफ़र तय कराता है एडवर्टीज़मेंट वर्ल्ड। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए घर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कि रोटी मेकर मशीन आ गई। अब मटेरियल डायमेंशन तो बदल चुका, यानी कि एक टेक्नोलॉजी आई, उसके तहत एक टूल आया, ग्रोथ हुई, लेकिन कल्चर, कस्टम, मैनर बड़ी बात है। खाना हाथों से बनाया जाना ये एक तरह का सेवा का भाव माना जाता है। फिर बहुत सारी गुणकारी रीज़न्स भी जोड़ दिए जाते हैं कि खाना हाथों से बनाया जाए तो उसमें कई तरह की क्वालिटीज़ रहती हैं। इसमें रस होता है, इसमें समर्पण है, इसमें प्रेम है, इसमें सौहार्द होता है, ये एक तरह से आपके परिवार के प्रति कृतज्ञता होती है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं। तो ऐसी मशीन्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। हाँ, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में और कई तरह की कम्युनिटी सेंटर्स में ये हो जाती हैं, लेकिन फैमिली लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पे ये एक्सेप्ट नहीं होती। फिर एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं और उस एडवर्टीज़मेंट में घर के मेंबर्स को समझाया जाता है, जैसे कि एक ओल्ड एज मेल अखबार पढ़ रहा होगा रेस्ट कर रहे वाली चेयर पे, एक ओल्ड एज फीमेल जो है स्वेटर बुन रही होगी, और एक गृहिणी होगी साड़ी पहने हुए जो सुबह फटाफट सारे काम कर रही है, बच्चों को उठा रही है, ऑफिस तैयार कर रही है, क्योंकि उसे खुद भी ऑफिस जाना है। तो वो अब उन दोनों ओल्ड एज को ये सिखा रहे हैं कि देखो अब ये तुम्हारी घर की औरत ये काम पे जाती है, ये सारे काम करके। तो वो एकदम से अचानक एक दिन एक बदलता है कि वो जो घर का ओल्ड एज मेल पर्सन है, सीधी भाषा में कहूँ तो वो जो बूढ़े अंकल हैं या वृद्ध हैं, वो पार्क में गए और पार्क में उन्हीं के एज के सब लोग हैं। उसमें से 2 अंकल बैठे बातें कर रहे हैं कि बहू भी तो बेटियां की तरह ही होती हैं। मेरी बेटी के लिए मैं, यानी कि मैं अपनी बहू के लिए, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर तरह की नई चीज़ों को अपनाता हूँ। जैसे अभी कल ही की बात है, मैं गया, मैंने देखा, मुझे वो बहुत पसंद लगा और मैं वो लेकर के आया। अब मेरी बेटी भी बहुत सहज जीवन बिता पा रही है। वो सुबह सुबह तुरंत सभी काम निपटा लेती है और आराम से दफ्तर भी जा पाती है। तो फिर ये सुन कर के घर आया और अपनी बेटी के लिए, यानी कि बहू के लिए एक सरप्राइज़ लाया। उसे कह रहा है, बहू बात सुनो। फिर वो आई, कहता है इसे कपड़े को उठाओ, वो उठाती है, कहता है ये तुम्हारे लिए। फिर वो कहती है, ओ बाबूजी ये क्या है? फिर कहता है ऐसे ऐसे करके। अब इस ऐड को हर घर के दादा लोग देख रहे हैं, पापा लोग देख रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि ये तो हमें करना चाहिए। मान लो कि वो ना भी माने और ये कहीं फैमिली ने बैठ के इकट्ठे ऐड देख ली, तो बहू वो ऐड देख रही है और अपने ससुर की तरफ ऐसे देख रही। क्या विचार है भाई? चलो ससुर की तरफ नहीं भी देख रही, लेकिन अपने को, अपने पति को पूछ रही, कहते वो ऐड देखी थी ना। हाँ, फिर हम में नहीं है इतनी अकल कि हम भी ये कर लें। चलो ये एक फैक्टर है।
लेकिन आपने देखा ऐड कैसे बनती है? ऐड वर्ल्ड का स्पेस कहाँ से आता है? ऐड वर्ल्ड का जन्म कहाँ से होता है? ऐसी बहुत सी चीज़, जैसे कि पहले मोबाइल आप ही लोग यूज़ कर रहे थे यंगस्टर्स, लेकिन अब घरों में काम करने वाली मेड, काम करने वाले वर्कर्स, कारपेंट्री की जॉब में आप, प्लम्बिंग कर रहे हैं, और घर में जो बैठी हुई हमारी मम्मी और पापा लोग, दादा लोग, दादी लोग, सारे, उनको भी गूगल ने सिखा दिया कि आपके भी मतलब का है ये, यूज़ करो। तो वो एकदम से फ़ोन उठा रही है, तो एक घर में एक अंकल है और वो अपनी ही मेड को कह रहा है कि क्या चाहिए तुम्हें, किस चीज़ की ज़रूरत है? तो वो कह रही मुझे तो अंकल जी इस चीज़ की ज़रूरत है। कहता है इस पे बोलो। तो वो उस पे बोल रही है कि ये कहाँ पर मिलेगा, तो वो उसमें निकल आया, कहती अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। ऐसे ही फिर घर के जो दादाजी हैं, अकेले हैं, सर्दियों का मौसम है, बर्फ़ पड़ रही है और उन्हें दवा की ज़रूरत है, तो वो एकदम से उसे सिखा रहा है कोई कि आप ऐसा करिए, यानी कि उनकी जो कोई मेड है उसका फ़ोन आ रहा है, हाँ जी मुझे दवा की ज़रूरत है, आप सीधे जाइए, बाईं तरफ मुड़िए, कमरे में गद्दा उठाइए, उसके नीचे आपकी सारी दवा पड़ी। तो फिर बताया जा रहा है एक एहसास ऐसा भी, एक रिश्ता ऐसा भी जो जोड़े रखे आपको अपनों के साथ। तो ये एड्स जो हैं आपको नीड फ़ील करा रही हैं कि भाई आपको भी नीड है, आप ये क्यों गलतफ़हमी में हो कि ये सिर्फ़ यंगस्टर्स के लिए हैं। ऐसी एड्स की आप भरमार देखेंगे, जो आपको दिखेगा कि अलग अलग सेगमेंट को, अलग अलग सेक्टर को, अलग अलग पर्पसेस से ये एहसास दिलाती है कि भाई आपको इस मोबाइल की ज़रूरत है, आप इस मोबाइल को ख़रीदिए, आपको इस ऐप की ज़रूरत है, आप इसको ख़रीदिए, आपको इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आप इसको ख़रीदिए। इस तरह से ये सारी एड्स बनती हैं। तो एडवर्टीज़मेंट वर्ल्ड का हर सोसाइटी पर, कल्चर पर बहुत ज़बरदस्त, अगर कहूँ मैं, सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं का है। सबसे बड़ा प्रभाव, बहुत बड़े स्तर पर इसका प्रभाव है समाज के ऊपर। ओके, क्लियर? क्योंकि इस गैप को फिर ये तेज़ी से फिल कर देते हैं, यानी कि जो समय बहुत ज़्यादा लग सकता था उसको कम समय में ही करवा देते हैं ट्रांजिशन, ये एक्सेलरेट करा लेते हैं बड़ी तेज़ी से, इनमें इतनी शक्ति है। तो ये एक तगड़ी ड्राइविंग फोर्स की तरह है। आई बात समझ में? तो इसी तरह से इस एस्पेक्ट में भी है कि यंगस्टर्स को टारगेट किया जाता है इन एडवर्टीज़मेंट्स के वाया। क्योंकि वो, उनको पता है कि ज़्यादा रिसेप्टिव हैं, तो वो फिर उतने एथनोसेंट्रिक ना हो करके थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड रखते हैं इन चीज़ों के प्रति। तो वो चीज़ें आती हैं भारत में, धीरे 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 फिर एडवर्टीज़मेंट के वाया घर के बाकी सेक्शंस तक भी, मेंबर्स तक भी वो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। आई बात समझ में? जैसे स्टार्टिंग में वो उस स्वेटर में, उस ब्रांड में वो स्वेटर या वो किसी तरह के स्नीकर्स लेकर के आएंगे, फिर धीरे 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 वो दूसरी पॉपुलेशन के, दूसरे एज ग्रुप्स के लिए भी चीज़ें बनानी शुरू कर देंगे, जब उनकी यहाँ पर एक पकड़ बन जाएगी, जब यहाँ पर वो सेटल हो जाएंगे। और एडवर्टीज़मेंट इसमें बड़ा रोल प्ले करेगी, जैसे कि फिर वो सॉक्स भी बनाएंगे, वो टोपी भी वॉर्म बनाएंगे, इवन स्कार्फ और मफलर भी बनाएंगे, क्योंकि वो तो फिर सभी को चाहिए। यूथ उसे चाहे ट्रेंड के पर्पज़ से पहने, लेकिन जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसको तो उसकी यूटिलिटी है, तो वो मफलर भी लेकर के आएंगे सारा। और फिर वो एडवर्टीज़मेंट बनाएंगे कि एक पोता है और वो एक फेस्टिवल पे, दिवाली फेस्टिवल पे दादाजी बैठे और पीछे से आकर के उनके गले में इस तरह से मफलर डाल देता है और एक गर्माहट जो बना के रखे रिश्तों को। तो ऐसे एक टैगलाइन चल पड़ती है, चाहे वो कैडबरी की ऐड है, चाहे कोई भी, और वो ऊन जो है नीचे 3 बार उछलती हुई भी दिखती है। घर में आप ला करके उसी तरह से ऊन का गोला है, स्वेटर है, तो वो उतनी फ्लफ़ी नहीं फील होती, लेकिन वहाँ फील होती है। और दादाजी उस पर ऐसे हाथ फेरते हैं, और जैसे कि ये रिश्ता है तो एक ये रिश्ता है। तो फिर पोते जो हैं, पोतियाँ हैं, हम हैं, आइडियाज़ मिलते हैं कि अच्छा ये भी गिफ्ट था, ऐसा भी तो हो सकता था, ये हमने क्यों नहीं किया। तो फिर हम उस तरफ बढ़ते हैं, और फिर जब अच्छी क्वालिटी की चीज़ है तो फिर दादाजी याद कर रहे हैं, कहते वो मफलर बड़ा अच्छा था यार, तो अगली बार हम कह रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, वही देंगे आपको दोबारा फिर। ओके, तो दैट इज़ द सिस्टम। तो लेकिन एज एक फैक्टर है कंज्यूमर के एथनोसेंट्रिक सेंटीमेंट को प्रमोट करने के लिए। ओके, सो दैट्स वाई यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड that foreign products, why they are targeting the youth, why they are targeting the youngsters, और मेजॉरली फॉरेन प्रोडक्ट्स उसी एज बार में क्यों हैं, ये आपको विचार करना होगा। आई बात समझ में? बिकॉज दैट जनरेशन, दैट पॉपुलेशन इज़ मोर रिसेप्टिव। ओके, इसलिए उनको किसी भी तरह के बहाव में ले जाया जाना भी कई बारी सहज हो जाता है।
इसलिए किसी भी देश के लिए चैलेंज होता है अपने देश की यंग पॉपुलेशन को कैसे अवेकन रखें, कैसे एनलाइटेंड रखें, कैसे फर्म ग्राउंड्स पर वेल फाउंडेड बनाएं, कैसे रीजनिंग, रैशनैलिटी और नॉलेज के लेवल पर उन्हें विकसित कराया जाए, क्योंकि फिर यही पॉपुलेशन क्रांतियाँ भी करती हैं और अगर कहीं ये किसी के बहकावे में आ गई तो फिर समस्या भी पैदा कर सकती हैं अपने देश के लिए। ये भी बड़ी चीज़ है। इसलिए सरकारों की चिंता हमेशा ये रहती है। इसलिए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्टडी सेंटर्स, थिंक टैंक, रिसर्च सेंटर्स, ये इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के, जिन पर हमेशा सरकारों का ध्यान रहता है कि ये देश को किस दिशा में केंद्रित करवा रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। आई बात समझ में? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यू विल अंडरस्टैंड very well what is the importance of the think tanks, the colleges, universities, schools, educational setup system. Such institutions are very important social institutions because they are capable to influence the mindset or opinion of youngsters, and youngsters are actually more receptive towards the changes. That is important. और वो changes कौन चाह रहा है, किसके इंटरेस्ट में हो रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट का मैटर है। आई बात समझ में? दैट इज़ ऑल। इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। जेंडर का बहुत प्रभाव है। देखिए, एक प्रॉपर रिसर्चेस के थ्रू ही सब आया है। इट इज़ नॉट अ प्रेजुडिस्ड थिंग, इट इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन सेंस। ये जेंडर के बेसिस पे जब आप बात बताऊँगा, ये वेल फाउंडेड रिसर्चेस से ही चीज़ें निकली हैं। आपको तो नेचुरली ग्रुप में वो पेपर भेजा ही जाएगा पढ़ने के लिए। वो ये कहते हैं कि जब हमने जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में देखा तो फीमेल में कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। यानी कि फ़ीमेल ज़्यादा कंज्यूमर एथनोसेंट्रिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया है कि जो फीमेल होती हैं ये कलेक्टिविज़म में ज़्यादा बिलीव करती हैं। कलेक्टिविज़म मतलब द कलेक्टिव लाइफ। कलेक्टिव लाइफ मतलब कि परिवार, फैमिली, देन द ग्रुप, देन कम्युनिटी, देन सोसाइटी। दे बिलीव इन मोर, मतलब ये ऑलवेज यही चाहेंगी कि ग्रुप हार्मनी बनी रहे। और ग्रुप हार्मनी बनी रहने के लिए ये क्या चाहेंगी कि ग्रुप ज़्यादातर क्लोज्ड इंटरेक्शंस ही करे, ओपन इंटरेक्शंस ना हो। तो इसके लिए ये उस लेवल पर रिसेप्टिव नहीं रह पाती। इसकी वजह से एक टेंडेंसी कंजर्वेटिव डेवलप हो जाती है। आई बात समझ में? जिसकी वजह से इनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रेडिशन डेवलप होता है। ये काफ़ी सांस्कृतिक होती हैं। ये एक कंसेप्ट है। इसका आधार ये बताया गया है कि लंबे समय से अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो महिलाओं को बाहर नौकरी करने नहीं दिया जाने चाहता था, उन्हें शिक्षा भी ग्रहण करने नहीं जाने दिया जाता था। इन कारणों से उन्हें घर में ही रखा जाता था। जो मूल्य उनमें स्थापित किए गए उसमें यही था कि परिवार में एकता बनाए रखना आपका कर्तव्य है, आप परिवार का आधार हैं, सबको जोड़े रखने में आपका बड़ा रोल है। जैसे कि पुत्र है, पुत्री, पति, भाई, पिता, इन सब के बीच में हर चीज़ में एक मॉडरेटर का रोल प्ले करती है। हर किसी को ये भूलने के लिए कहती है। पति उग्र है तो कहती है प्लीज़ गुस्सा थूक दीजिए, भूल जाइए। पुत्र उग्र है तो उसे भी कहती इग्नोर करो बेटा, क्या रखा है। पिता हैं तो उन्हें भी कहती आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हार्मनी है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फैमिली में। आई बात समझ में? क्योंकि जैसे ही फैमिली में डिसहार्मनी क्रिएट होती है तो शुरू से व्यवस्था वैसी बनाई गई है कि वुमेन सफ़र करती है, क्योंकि वो डिवाइड होती है। फिर उसे ही डिवाइड किया जाता है फैमिलीज़ के बीच में, और डिवीज़न में किसी भी तरह से आपको एक नुकसान तो भुगतना पड़ता है। फिर पुरानी मान्यताएं ऐसी बनाई गई हैं कि औरतों पर ही कई तरह के ब्लेम लगाए जाते थे कि परिवार आते ही बिखरा दिया, एकत्रित करके नहीं रख पाई, ये क्या है, कलमुही है, या किसी तरह से इसका जो भाग्य है वो दुर्भाग्य है, ऐसा उन पर प्रश्न उठाए जाते थे। तो उनमें एक स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी आई कि ग्रुप हार्मनी किसी कॉस्ट पे भी मेंटेन रहे, कलेक्टिविज़म रहे, कलेक्टिवली हम जिएँ सारे के सारे, और इसमें बाहरी लोग एंटर ना करें वरना कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, वैमनस्य बढ़ेगा। और बाहर भी नहीं जाती थी वो,
इसलिए अपने ही जीवन में, चाहे बात रंगों की हो, रंगोली की हो, चाहे बात परिधान की हो, चाहे बात खाना बनाना से लेकर के घर को सजाने तक की हो, ये सारी चीज़ों में वो स्ट्रॉन्गली इस फोक सिस्टम के साथ अटैच हुई। दैट फोक कल्चर, दैट ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री, इसके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्गली ट्रेडिशनल हो गई। तो किसी भी दिन त्यौहार पर ट्रेडिशनल फूड वुमेन बनाएगी, उसको पता है उन चीज़ों के बारे में। विधि विधानों में भी आप देखेंगे मर्द एक बात कहते हैं, अरे ये तो इन्हीं को पता है, यही निपटेंगी सारा। तो विधि विधानों में भी वो आगे होंगी, रीति रिवाजों में भी वो आगे होंगी, और वो कहेंगी, आपको ये लाइनें भी कहती दिखेंगी और मर्दों से कि एक काम नहीं होगा आपसे, तो है ना, पीछे हटिए, हम करते हैं। तो दैट इज़ द सिस्टम। इस लंबी चली प्रक्रिया की वजह से आज फिर एटीट्यूड ये है कि उनका बिहेवियर एक कंजर्वेटिव सेंस में डेवलप हो गया। इस वजह से वो एथनोसेंट्रिक बिहेवियर रखती हैं, खासतौर पर कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म के केस में। विदेशी वस्तुओं को लेकर के, विदेशी चीज़ों को, उनकी सर्विसेज को लेकर के वो रिलक्टेंट रहेंगी। इसलिए अब अगर आप देखें तो जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो कि अच्छे खासे इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उसके मामले में उन्हें काफ़ी बड़े स्तर पर एडवर्टीज़मेंट्स देने पड़ती हैं, और एडवर्टीज़मेंट भी काफ़ी बड़े स्तर की सेलिब्रिटीज़ के थ्रू आती हैं। तो उनका इम्पैक्ट भी आप देखेंगे तो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में है, ग्रामीण स्तर तक अभी उनका इम्पैक्ट नहीं है। चाहे वो स्मज प्रूफ काजल हो या फिर किसी भी तरह से और चीज़ें हों, लिपस्टिक्स हों, ये सारी चीज़ें ग्रामीण औरतों के लिए क्रेज़ है, ये आज भी उनके लिए रीज़न ऑफ सेलिब्रेशन है अगर उन्हें ये मिले। लेकिन फिर भी आप उनके स्तर पर देखेंगे तो वो, उनके दिमाग में ये कंसेप्ट और उनकी वाणी में ये होगा कि हमारे यहाँ जो ये, यहाँ पर जो लिपस्टिकें मिलती हैं, हमारे ये फ़लाने बाज़ार में बड़ी अच्छी है, ऐसी बिंदियाँ कहीं नहीं मिलती, ऐसा सामान कहीं नहीं मिलता, ये क्या है, इतनी महंगी ली इन्होंने, एक दिन में इसका लसा ख़त्म हो गया, ये मैंने 6 दिन से लगाई है, रोज़ शीशे पे लगा के फिर चिपका लेती हूँ, ये नहीं जाती। उनकी ये टेंडेंसी आप स्ट्रांगली नोटिस करेंगे, क्योंकि पैसों के कंपैरेटिवली उन्हें वर्थ नहीं फील होती उन चीज़ों की जो विदेशों से आई हैं, और दूसरी तरफ उनका सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि हमें यही चीज़ों के प्रति ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील होती है। तो ऐसा माना गया है। आज की डेट में औरत बाहर निकलती है, काम पर जाती है, और वो कई तरह के प्रोडक्ट्स को ट्राई करती हैं, इम्पोर्टेड चीज़ें, आर्टिकल्स वो यूज़ करती हैं, सभी तरह के गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, हर तरह की टेक्नोलॉजी है, हर तरह की सर्विसेज वो यूटिलाइज़ कर रही हैं। उनमें एथनोसेंट्रिज्म का लेवल कम पाया गया, तो इसका संबंध अर्बनाइजेशन से है, इसका संबंध एम्प्लॉयमेंट से है, एनहांस्ड इनकम से है, जो कि फिर हर किसी पे ये फैक्टर काम करते हैं। लेकिन अमूमन ये पाया गया मेल और फीमेल के केस में कि फ़ीमेल ज़्यादा कंज्यूमर एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड रखती हैं। इसलिए फिर बड़े पैमाने पर कई बार ये आरोप भी लगाए जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा कि ये जो बड़े स्तर पर NGOs वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, एक्चुअली में ये वुमेन को, वुमेन के ही कॉन्टेक्स्ट में, वुमेन की ही डेवलपमेंट के लिए रियल सेंस में एम्पावर नहीं करना चाहती, ये वुमेन को एक्सपोज करना चाहती हैं उन कल्चर्स, उन आर्टिकल्स, उन गुड्स और सर्विसेज के प्रति जिसके वाया MNCs के बिजनेसेस बढ़ें। तो इसलिए हमेशा आप देखेंगे कि जो एंटेगनिस्ट रहेंगे इन वुमेन एम्पावरमेंट मूवमेंट के, और कई बारी गवर्नमेंट्स भी और कई बारी जेन्युइन सिविल सोसाइटीज़ भी, वो ये कहते पाए जाएंगे कि ये NGOs प्रोपागंडा कर रही हैं, ये NGOs MNCs की लॉबी की तरह काम कर रही हैं एक तरह से, और ये देश के सांस्कृतिक जो परिधान, जैसे देश का जो सांस्कृतिक माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कल्चरल एटमॉस्फेयर है उसे बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ख़ास तौर पर वुमेन को इस मैनर में सेंसिटाइज़ किया जा रहा है कि उन्हें ये महसूस कराया जा रहा है कि उनका कल्चर ख़राब है, क्योंकि फिर उन्हें किसी और तरह की कंज्यूमर बिहेवियर में बदलना है इन्हें, और वो कंज्यूमर बिहेवियर में बदलने के लिए इनको टारगेट्स मिले हैं जिसके तहत वो MNCs के व्यापार बढ़ेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस देश में 135 करोड़ की आबादी है, और उस देश में 135 करोड़ की आबादी में आधी तरह से यहाँ पर इन NGOs, इन सिविल एक्टिविस्टों के ख़िलाफ़ हमेशा जो नेशनलिस्टिक टेंडेंसी के लोग हैं या जो भी गवर्नमेंट्स हैं, एक लेवल पर जा कर के रिजिड और स्ट्रिक्ट हो जाती हैं कि आप इतनी बड़ी जनसंख्या जो है देश की, उसे आप मिसलीड कर रहे हो, गलत दिशा में लेकर के जा रहे हो। ऐसा उनके मुताबिक है कि ये मिसलीड है, क्योंकि वो कंपनियों के लिए ये जो देश है उसकी आधी जनसंख्या, 135 करोड़ के देश की आधी जनसंख्या महिला है। तो कितनी बड़ी जनसंख्या है, अगर विचार करके देखें
तो लगभग 60-65 करोड़ जनसंख्या, जब अमेरिका की कुल जनसंख्या 35 करोड़ नहीं है और हमारे देश में केवल महिलाओं की जनसंख्या 65 करोड़ है। आप कहेंगे उन कंपनियों को इतने प्रोपेगेंडे की नीड क्या है? बेटा जनसंख्या देखो, और वो जनसंख्या कौन है जो सैचुरेशन तक नहीं पहुंची, क्योंकि अभी हमारी 68% पॉपुलेशन तो ग्रामीण है और 32% अर्बन पॉपुलेशन में से भी गिनती के लोग 8 से 9% ही एक लेवल पे अपर मिडिल क्लास और एलीट सेक्शन में हैं जो इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी भी देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन में उन कंपनीज़ के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करना बाकी है। तो अभी देखिए ये पॉपुलेशन तो नंबर में बहुत है, एब्सोल्यूट नंबर में तो ये बहुत है, ऊपर से हाईली अनसैचुरेटेड है। इतनी अनसैचुरेटेड पॉपुलेशन को जाकर के प्रोडक्ट सेल करना, तो कितने लंबे समय तक तो वो बायर बने रहेंगे इनके, आई बात समझ में? सो देयर विल बी वेरी वेरी लॉन्ग टर्म ऑफ सैचुरेशन। तो इसलिए उन कंपनीज़ के लिए ये बहुत फ़ायदे का सौदा भी रहता है। तो यहाँ पर भी सरकार के जो थिंक टैंक होते हैं, जो सरकार की पॉलिसी इंस्टीट्यूट्स होते हैं और जो देश के विचारक होते हैं, वो लगातार नज़र बनाए रखते हैं कि कैसे काम हो रहा है एडवर्टीज़मेंट वर्ल्ड के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा, NGOs के द्वारा, क्या कहीं कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न कर दी जाएगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो इस तरह से चीज़ें प्ले होती हैं एथनोसेंट्रिज्म के कंसेप्ट में। नेक्स्ट इज़ द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड इनकम ऑन कंज्यूमर एथनोसेंट्रिज्म। देखिए ये पाया गया है, दो चीज़ों को यहाँ पे कोरिलेट किया गया है। पहला, आपकी अधिक एजुकेशन, और अधिक एजुकेशन से को फर्दर कोरिलेट किया गया है अधिक इनकम से। ये बताया गया है कि जिनकी एजुकेशन ज़्यादा हो फिर उनकी इनकम भी ज़्यादा होती है, ड्यू टू मैनी रीजंस। उनको अच्छे बिजनेसेस या जॉब्स या जो भी हो सकता है, एजुकेशन अधिक और अधिक इनकम। जैसे ही इनकम ज़्यादा होती है, ऐसा बताया गया है कि जो लोग होते हैं वो क्वालिटी को ज़्यादा पकड़ते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, उनमें एक टेंडेंसी क्रिएट होती है कि उनके पास यूनिक चीज़ें हों। उनमें एक टेंडेंसी क्रिएट होती है कि वो अपनी उस इनकम की वजह से सोसाइटी में एक डिफरेंट स्टेटस अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए वो सोसाइटी को सरप्राइज़ करना चाहते हैं। उसके लिए वो ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना चाहते हैं जो चीज़ें उस सोसाइटी में नॉर्मल नहीं हैं। नॉर्मल यहाँ यानी कि मतलब जो नॉर्म नहीं है, यानी कि वो चीज़ें ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं, यानी कि इम्पोर्टेड चीज़ें। आपने भारत में ये लहर देखी होगी जब नए नए 1995 के बाद से, जब अच्छी खासी पे कमीशन लग जाने की वजह से 1996 में पे कमीशन लगा, सरकारी तनख्वाहें बढ़ी, लोगों के पास पैसा आया, उद्योग धंधे भी 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद बढ़े। तो फिर 4-5 साल के बाद उसने यील्ड करना शुरू किया, तो आमदनियाँ जिनकी बढ़नी थी उनकी बढ़ी। तो वहाँ पर फिर देखा होगा उनके परिवार के लोगों को, उनमें समाज में अपनी एक अलग स्थान बनाने की इच्छा जागृत हुई। तो अचानक से आपने देखा होगा उन लोगों ने इम्पोर्टेड चीज़ें यूज़ करनी शुरू की, और मुंह में एक शब्द हमेशा रहता था, कोई पूछता था ये परफ्यूम कौन सा है इम्पोर्टेड है। तो ये एक्शन आपने देखा होगा, ये रहता था। ये टी शर्ट कहाँ से, ये हुडी बाहरों फॉरेन से इम्पोर्टेड है। ओके, जूते इम्पोर्टेड, सेलेक्स पजामा इम्पोर्टेड। तो खाने पीने से लेकर के उठने बैठने तक, बाकी दारू तो है ही, फिर आपको विस्की इम्पोर्टेड। आज भी बहुतों के फैमिली में क्रेज़ है कि वो क्या पीता है, इम्पोर्टेड। फिल्मों में ये डायलॉग आपने सुने होंगे, अरे भाई आप तो इम्पोर्टेड पीने वाले हो, आपका क्या मुकाबला। तो इससे आपकी एक प्रतिष्ठा बनती है, आई बात समझ में? तो अच्छी एजुकेशन, अच्छी इनकम, तो फिर ऊंचे लोग ऊंची पसंद, है ना? वो क्या खाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये डायलॉग है कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ऊंची पसंद वही है जो यहाँ की दुकानों पे नहीं मिलती, और वो मेरे काउंटर पे होनी चाहिए, मेरे घर में, मेरे शू रैक में, मेरे परफ्यूम में, मेरे जो भी वार्डरोब है उसमें, कपड़ों में, हर जगह पे वो होनी चाहिए भाई, मेरे को तो वो चाहिए। तो वो ट्रेंड एक चला और ये ट्रेंड लंबा चला, तो उसके वजह से ये लोग जो हैं ये काफ़ी कम मात्रा में एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड रखते हैं। सो दे आर वेरी ओपन टूवर्ड्स द फॉरेन।